नमस्कार दोस्तों, क्राइम एक्सपोज की एक और सच्ची कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को थोड़ा हैरान और परेशान कर सकती है, क्योंकि इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे किसी प्रेम और उससे छिड़े विवाद की कीमत पूरे परिवार को चुकानी पड़ जाती है और कैसे कुछ छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर एक बड़े क्राइम का रूप ले लेती है और सब कुछ तबाह करके रख देती है। दोस्तों, इस हत्याकांड में पुलिस की बहुत सारी नाकामयाबी सामने आती है, जिसमें किसी क्रिमिनल के क्राइम करने के बाद भी उसका पर्दाफाश करने की बजाय पुलिस कई दिनों तक परिवार को सिर्फ दिलासा देती रहती है। दोस्तों, कहानी है मध्य प्रदेश के देवास जिले की, जहां कुछ ही दिनों में क्राइम की एक ऐसी घटना निकलकर सामने आती है जिसने सबका दिल दहला कर रख दिया। देवास जिले में एक गाँव है नेमावर, जहाँ मोहनलाल कास्ते और उसका परिवार रहता था। मोहनलाल कास्ते के परिवार में और भी सदस्य थे, जिनमें से उनकी पत्नी ममता बाई, उम्र करीब 45 साल, सबसे बड़ी बेटी भारती, उम्र 22 साल, उनकी बेटी रूपाली, उम्र 21 साल, उनकी एक और छोटी बेटी दिव्या, उम्र करीब 14 साल। इनके साथ ही इनके किसी रिश्तेदार के बच्चे पूजा और पवन भी रहते थे। दोस्तों, बात 13 मई 2021 की है, जब मोहनलाल कास्ते और उनकी बेटी भारती को छोड़कर बाकी परिवार के पूरे 5 सदस्य अचानक से गायब हो जाते हैं। सारा दिन बीत जाता है, रात भी बीत जाती है, लेकिन उन सभी का कोई पता नहीं चलता। मोहनलाल कास्ते पूरे गांव में चर्चा करते हैं, लेकिन गांव में भी परिवार के 5 सदस्य की कोई जानकारी नहीं मिलती है। जब समय ज़्यादा बीत जाता है, तब सभी की चिंता बढ़ती जाती है। पूरे गांव, रिश्तेदारों और दोस्तों में भी पूछ लेने के बाद कोई जानकारी नहीं मिलती है। सब यही सोचते हैं कि आखिर परिवार के 5 सदस्य कहाँ चले गए। तमाम कोशिशों के बाद भी मोहनलाल को सिर्फ निराशा हाथ लगती है। अगले दिन 14 मई को परिवार के बचे हुए सदस्य पुलिस थाने जाकर एक एफआईआर दर्ज कराते हैं। जब पुलिस कुछ छानबीन करती है, तब पुलिस को भी यही लगता है कि परिवार के 5 सदस्य कहीं चले गए हैं और कुछ दिनों के बाद वापस लौट आएंगे। चूँकि परिवार का किसी के साथ कोई दुश्मनी या विवाद नहीं था, इसलिए सब छानबीन नॉर्मल तरीके से हो रही थी और यही सोचा जा रहा था कि गायब हुए 5 सदस्य कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। दूसरी ओर परिवार की सबसे बड़ी बेटी भारती को लगातार रूपाली के नाम से मैसेजेस भी आ रहे थे। रूपाली, जो कि भारती की छोटी बहन थी, जो कि लापता थी, और मैसेजेस में ये लिखा होता था कि हम सब ठीक हैं, तुम चिंता मत करना। दोस्तों, अब ये मैसेज लापता लड़की रूपाली ही कर रही थी या उसके नाम से कोई और, ये तो आपको कहानी के एंड में ही जानने को मिलेगा। लेकिन उस समय ये मैसेज सबको ये दिलासा और सबूत जरूर दे रहे थे कि वो अभी जिंदा है, पर असल में उन सभी के साथ कुछ और ही हो चुका था और इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। परिवार के लोग परेशान होकर हफ्ते 2 हफ्ते तक पुलिस के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हाथ नहीं लगती है। जब करीब 1 महीने तक भी किसी का पता नहीं चल पाता है, तब गांव के लोगों में आक्रोश उठने लगता है। गांव के लोग और रिश्तेदार मिलकर आवाज़ उठाते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं। अब ये मुद्दा छोटा मोटा मुद्दा नहीं रह जाता। पॉलिटिकल पार्टियाँ भी अब इस केस में इन्वॉल्व हो जाती है। पुलिस प्रशासन ने सोचा भी नहीं था ये मामला इतना गंभीर बन जाता है। ऊपर से सभी बड़े बड़े आला अफसर भी इस केस में पुलिस पर दबाव डालने पर मजबूर हो जाते हैं और अंततः पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ता है। पुलिस परिवार के सभी गुमशुदा लोगों के पोस्टर छपवाती है और जगह जगह पर लगवा देती है। साथ ही पुलिस लापता रूपाली का मोबाइल नंबर भी ट्रैक करती है, जिससे पुलिस को यह पता चलता है कि उस मोबाइल की आखिरी लोकेशन गाँव के ही पास में है और बार बार उसकी लोकेशन बदल रही है। इसके बाद पुलिस को फिर अपना पक्ष रखने का मौका मिल जाता है कि मोबाइल की लोकेशन के हिसाब से वे सभी लापता लोग यहीं कहीं हैं और जिंदा हैं। कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा पुलिस पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगता है। लगातार पुलिस की नाकामयाबी के चलते यह केस उज्जैन की पुलिस के हाथ लगता है। उज्जैन और देवास दोनों की पुलिस मिलकर गाँव के लोगों से फिर पूछताछ करती है और उन्हें इस केस में एक नया नाम देखने को मिलता है। दरअसल पुलिस को खबर मिलती है कि मोहनलाल की लापता बेटी रूपाली कास्ते का गांव के ही किसी लड़के सुरेंद्र सिंह राजपूत के साथ अफेयर चल रहा था। उन्हें पता चला कि रूपाली सुरेंद्र से बातचीत करती है। कुल मिलाकर गांव वालों को सुरेंद्र सिंह और रूपाली के प्रेम प्रसंग के चलते सुरेंद्र पर शक जा रहा था। पुलिस यह सब बातें सुनने के बाद तुरंत सुरेंद्र और उसके दोस्तों से पूछताछ करती है, लेकिन सुरेंद्र इस बात से साफ इनकार कर देता है। जब पुलिस सुरेंद्र और उसके दोस्तों की 13 मई और उसके बाद की मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करती है,
तो उन्हें उसी गांव की लोकेशन मिलती है, जिससे पुलिस को यह साफ हो जाता है कि सुरेंद्र का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 13 मई के बाद सुरेंद्र गांव में ही था और वह 5 लोगों को गायब करने जैसी घटना को अंजाम नहीं दे सकता। पुलिस इतनी पूछताछ के बाद भी फिर वहीं पर आकर अटक जाती है कि आखिर लापता लोग गए कहाँ। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब पुलिस को एक गुप्त तरीके से फ़ोन कॉल आता है और उसमें वो व्यक्ति कहता है कि अगर गायब हुए 5 सदस्य का जल्द से जल्द पता लगाना है तो तुम्हें सुरेंद्र से ही पूछताछ करनी पड़ेगी और वही बता सकता है कि गायब लोग कहाँ हैं। पुलिस परेशान थी, लेकिन अब कुछ न कुछ एक्शन लेना भी ज़रूरी हो गया था। इसलिए वह तुरंत सुरेंद्र, उसके भाई वीरेंद्र और उसके दोस्तों को वापस से उठाते हैं और उन सभी से 3rd डिग्री लेवल की पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान सुरेंद्र तो इस बात से साफ इनकार कर देता है, लेकिन सुरेंद्र के दोस्त कुछ ही देर के बाद अपनी चुप्पी तोड़ देते हैं और सब कुछ उगलने लग जाते हैं। 29 जून को घटना से करीब 47 दिनों के बाद अब पुलिस को सच्चाई पता चल जाती है। सुरेंद्र के दोस्तों के बताए हिसाब से पुलिस गांव के ही पास में एक खेत में जाती है। बेशक वहां पर खुदाई के लिए जेसीबी भी बुलाई जाती है। इस बीच पूरे गांव में खबर हो जाती है और पूरे गांव के लोग उस खेत में जमा हो जाते हैं। बताई हुई जगह पर जब करीब 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है तो वहां मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि पुलिस की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कोई इस घटना के ऐसे अंतिम अंजाम के बारे में सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, उस गड्ढे में 5 लाशें निकलती है। करीब 47 दिनों का लंबा वक्त हो जाने से उनकी पहचान करना भी मुश्किल था। जैसे तैसे उन 5 लाशों को बाहर निकाला जाता है और फोरेंसिक लैब भेजा जाता है। वहाँ पर इनकी जांच की जाती है और डीएनए टेस्ट में पता चलता है कि वह 5 लाशें मोहनलाल के परिवार से गायब हुए 5 सदस्य ममताबाई, रूपाली, दिव्या, पूजा और पवन की है। पता चलते ही पूरे गांव में दहशत का माहौल हो जाता है। 47 दिनों के लंबे समय के बाद परिवार के सदस्यों का तो पता चलता है, लेकिन उनकी लाशों के रूप में। कुछ ही देर में यह घटना पूरे देश को चौंका कर रख देती है कि आखिर यह कैसे हुआ। कैसे एक गरीब परिवार जिसका कोई किसी से झगड़ा नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, आखिर क्यों उन्हें मारकर दफना दिया गया? क्यों नाबालिग दिव्या, पूजा और पवन जैसे बेकसूर बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया गया? ये सवाल सभी के जहन में अभी भी घूम रहा था। पुलिस के पास अब पूरी सच्चाई जानने के लिए सिर्फ एक ही शख्स था और वो था सुरेंद्र राजपूत। पुलिस ने सुरेंद्र से सवाल किए। चूँकि सुरेंद्र की पोल तो खुल चुकी थी, इसलिए उसने सब कुछ उगल दिया। जब पुलिस को असलियत पता चलती है तो वह दंग रह जाती है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है पूरी सच्चाई जानने का। कहानी की शुरुआत मोहनलाल की सबसे बड़ी बेटी रूपाली से स्टार्ट होती है। दरअसल रूपाली और सुरेंद्र एक दूसरे से प्यार करते थे। उन दोनों ने शादी करने का फैसला भी किया था, लेकिन इसी बीच सुरेंद्र की उसके घर वालों के दबाव में आकर शादी तय कर दी जाती है। दूसरी ओर सुरेंद्र की शादी की बात जब रूपाली को पता चलती है तब वह सुरेंद्र से नाराज़ हो जाती है। रूपाली फ़ोन के माध्यम से उससे तय हुई शादी से इनकार कर देने की मांग करती है, क्योंकि सुरेंद्र अपने घर वालों की बात टाल नहीं सकता था और रूपाली को इस बात से इनकार कर देता है और कुछ समय मांगता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद रूपाली फिर सुरेंद्र को शादी को लेकर दबाव डालती है, लेकिन सुरेंद्र फिर उसकी बात के जवाब में यही कहता है कि मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। इस बात को लेकर फ़ोन पर उनकी अनबन चलती रहती है। कुछ दिन बाद 10 मई को सुरेंद्र का जन्मदिन आता है। उस दिन सुरेंद्र और उसके दोस्त मिलकर जन्मदिन की पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में रूपाली को भी बुलाया जाता है। सब शाम को खेत में पार्टी करते हैं, लेकिन इसी बीच फिर से रूपाली और सुरेंद्र के बीच शादी को लेकर कुछ बहस होती है और वहीं पर इनका झगड़ा शुरू हो जाता है। जैसे तैसे समझाकर सुरेंद्र के दोस्त रूपाली को वापस घर भेज देते हैं, लेकिन अब बात इतनी बढ़ चुकी थी कि सुरेंद्र अब इस मामले को पूरी तरह से ख़त्म कर देने की सोचने लगा था। 13 मई, जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया, सुरेंद्र और उसके दोस्त और उसका भाई मिलकर रूपाली और उसके चचेरे भाई पवन, जिसकी उम्र 14 साल थी, को गांव के पास में ही एक खेत में बुलाते हैं। रूपाली अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वह सिर्फ बातचीत के दिलासे से सुरेंद्र के पास जाती है। रूपाली और पवन के खेत में पहुंचते ही सुरेंद्र का भाई वीरेंद्र पवन का ध्यान भटकाकर उसे दूसरे खेत में ले जाता है और इधर सुरेंद्र रूपाली का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। जब पवन को यह बात पता चलती है तो उसे समझा दिया जाता है कि तुम्हारी बहन ने खुद की हत्या कर ली है
और तुम जल्दी से घर वालों को बताओ ताकि घर वाले इसे यहाँ से ले जाए। जब पवन यह बात रूपाली के माँ और बहनों को बताता है तब वे सभी घटनास्थल पर पहुँच जाते हैं। खेतों में पहुँचते ही सुरेंद्र रूपाली की माँ ममता बाई, उसकी बहन दिव्या, पूजा और 14 साल के पवन को भी गला घोंटकर मार देता है। क्योंकि यह सुरेंद्र की सोची समझी साजिश होती है। खेत के पास ही में ट्रांसफार्मर को स्थापित करने के लिए पहले से एक गड्ढा खुदा हुआ होता है। सुरेंद्र, उसका भाई और उसके कुछ मित्र मिलकर उस गड्ढे को और गहरा करते हैं और कम से कम 8 से 10 फीट का खोदकर उस गड्ढे में परिवार के 5 लोगों की लाशों को पटक देते हैं। साथ ही वो उन लाशों पर यूरिया और नमक भी डालते हैं ताकि लाशें जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो जाए। इस तरह सुरेंद्र ने जैसा सोचा था ठीक वैसे ही सभी को ठिकाने लगाकर हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने कहानी के बीच में बात की थी कि 5 सदस्यों के घर से गायब हो जाने के बाद रूपाली के फ़ोन से उसकी बड़ी बहन भारती को समय समय पर मैसेज आते रहते थे। तो ये जानने का समय आ चुका है कि आखिर रूपाली के फ़ोन से वो मैसेज कौन कर रहा था। दरअसल सुरेंद्र जब रूपाली और पवन को खेत में बुलाता है तो रूपाली अपने साथ अपना फ़ोन भी ले जाती है, लेकिन सुरेंद्र रूपाली की हत्या कर देने के बाद उसका फ़ोन अपने पास रख लेता है और गायब होने के 1-2 दिन बाद वह रूपाली की बड़ी बहन भारती को मैसेजेस के ज़रिए यह बताता है कि हम ठीक है और हमारी चिंता मत करो, हम कुछ दिन में लौट आएंगे। साथ ही वह रूपाली की कुछ पुरानी फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है ताकि लोगों को और पुलिस को यह लगे कि वह 5 सदस्य जिंदा हैं और कुछ दिनों में लौट आएंगे। सुरेंद्र पूरी सोची समझी साजिश के साथ इन सब हत्याओं को अंजाम देता है और कामयाब होने के बाद खुलेआम करीब 1.5 महीने तक घूमता रहता है। लेकिन दोस्तों, कातिल कैसा भी हो, वह कुछ न कुछ गलती या सबूत जरूर छोड़ देता है और यही गलती आखिर में उसे सलाखों के पीछे तक ले जाती है। दोस्तों, आखिर में यह केस सीबीआई के हाथों में चला जाता है और छानबीन पूरी करने के बाद सुरेंद्र सहित करीब 9 लोगों को दोषी करार किया जाता है। आज की इस कहानी में आपने जाना कि कैसे कुछ नादानियाँ पूरे परिवार की जान पर बनाती है और दोनों पक्षों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना में इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए सुरक्षित रहिए और ऐसे ही सच्ची घटनाओं के वीडियोस आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा देना। धन्यवाद।